और एक क्लास शुरू करते हैं। इसी क्लास में हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था कि वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और मेन कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स का ये था कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है अपने प्रोग्राम में, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन रैम में पड़ी होती है, और वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उस लोकेशन की तरफ पॉइंट करना है कि आपने कोई भी चीज़ वैल्यू रीड करनी है या राइट करनी है, उस वेरिएबल के नाम को इस्तेमाल करते हुए आप उस मेमोरी लोकेशन में रीड या राइट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल्स ना होते तो आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं, उन्हें आप चेंज ना कर सकते। वेरिएबल का फायदा ये है कि आपने कोई भी वैल्यू रीड करनी है, यूजर से रीड करनी है, किसी और डेटा सोर्स से रीड करनी है, तो वेरिएबल में आप रीड कर सकते हैं। वरना फिर आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हार्ड कोडेड वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल 6+2 होता रादर देन वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, ठीक है। तो ये आपको वेरिएबल एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। आज हमें फर्दर बात करनी है वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स पे, और हमें देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन में अगर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसका ओवरऑल रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम व्हिच क्रिएट्स टू वेरिएबल्स, और अपनी मर्जी की वैल्यू असाइन करें। then the program should divide the two variables and store the result in a third variable, और फिर उस थर्ड वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसे आप डिस्प्ले कराना है। चलिए प्रोग्राम लिखें, और जब मैं कहता हूँ प्रोग्राम लिखने का तो इसमें पूरा आप जो भी लाइब्रेरीज चाहिए वो भी इंक्लूड किया करें, सिर्फ एक मेन से शुरू ना करें ताकि आपको शुरू में एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए, बाद में जाकर उसको शॉर्ट और काम को कम किया जा सकता है। और जो ऑनलाइन है वो भी प्रैक्टिस करना है।
इसके बाद इस चीज को पढ़ लेकिन उसका रिजल्ट किस पर, ठीक है, कंक्लूजन की गुंजाइश है बदल हो सकती है। आपने किसी में भी ऐसा नहीं किया और ऑलराइट क्लास, इट सीम कि काफी लोगों ने कर लिया है और कुछ गलतियां हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अगर आप आईओस्ट्रीम इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर आप अगर कुछ भी सी आउट करने की कोशिश करेंगे वो एरर दे देगा कंपाइलर, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सी आउट है क्या। जब आप आईओस्ट्रीम इंक्लूड करते हैं फिर कंपाइलर को पता लगता है कि सी आउट जो है वो इस फाइल के अंदर पड़ा है और सी आउट बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी लाजमी होती है। फिर आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे फिर ऑपरेटर हो, ठीक है, या तो आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है या फिर आपको कोई ऐसी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है जिसके अंदर वो पहले से डिफाइन हो और आप उसको रीयूज कर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले आईओस्टी इंक्लूड किया, फिर इंट मेन आपका एंट्री पॉइंटर प्रोग्राम का पहली लाइन इंट num1 इज इक्वल टू 15। आप कोई भी वैल्यू दे दें ठीक है, पर इंट और num1 करना या वेरिएबल का भी कोई नाम रखते हैं पर ये डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर आप इंट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते यानी इंट num1 किए बगैर अगर मैं अपने प्रोग्राम में num1 कहीं भी इस्तेमाल करूंगा तो कंपाइलर एरर दे देगा कि ये num1 आया कहां से। तो आपको कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले उसकी टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है कि ये इंटीजर है, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको इतना एक्सप्लिसिट नहीं होना पड़ता। कुछ लैंग्वेजेस में आप num1 इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सिंटैक्स से जो कॉन्टेक्स्ट है उससे इन्फर कर लेगा कंपाइलर कि इसकी वैल्यू नंबर होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और सी प्लस प्लस उन लैंग्वेजेस में से नहीं है। सी प्लस प्लस में आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि num1 एक वेरिएबल है और उसकी टाइप इंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। अगली लाइन पे आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि num2 इज इक्वल टू 4। ये भी वंस अगेन वेरिएबल नेम आप जो मर्जी रखें और उसमें वैल्यू जो साइन करनी है वो आप अपनी मर्जी की करते हैं, दैट इज फाइन। और इंट डिक्लेयर करना वो लाजमी है। और तीसरा वेरिएबल है इंट रिजल्ट। और रिजल्ट की वैल्यू क्या है, num1 डिवाइडेड बाय num2, ठीक है, और सेमीकोलन आप याद रखा करें, ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? हाँ जी यार आप बताएं। हाँ जी, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट के अंदर पड़ा क्या होगा? क्लास देखिए, आप जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होती है, यानी 15 डिवाइडेड बाय 4 नहीं पड़ा होगा, 15 डिवाइडेड बाय 4 का जो रिजल्ट है वो पड़ा होगा। तो रिजल्ट क्या है आपके पास? एनी आइडिया आपको? ख्याल है? आप क्या कह रहे हैं? क्यों सर होल नंबर है वो हो जाएगा, होल नंबर में क्यों आएगा? हाँ जी, देखिए इंटीजर जब भी कोई वेरिएबल होता है तो उसके अंदर आप कोई डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, यानी वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ होल नंबर ही आता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो कंपाइलर इन्फर कर रहा है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू भी इंटीजर है, नीचे वाली भी इंटीजर है, तो फिर रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो अगर आप num1 डिवाइडेड बाय num2 को स्टोर ना करते रिजल्ट में, डायरेक्ट सी आउट करवा देते, डायरेक्ट डिस्प्ले करा देते, तो इन दैट केस टू आपका जो रिजल्ट नजर आना था आपको स्क्रीन पे वो भी होल नंबर ही होता, क्योंकि जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो मर्जी हो उस रिजल्ट की टाइप जो है वो इंटीजर ही होगी। हमने ये कहा था कि अगर आपको रिजल्ट भी कुछ डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट चाहिए तो फिर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कोई एक वैल्यू जो है दैट हैज टू बी अ नॉन इंटीजर, ठीक है। और इस चीज पे हम आगे थोड़ी देर में भी ज्यादा मजीद डिटेल में बात करेंगे। फॉर द टाइम भी आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर दो इंटीजर को डिवाइड किया है रिजल्ट इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट डिलीट हो जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर 3 होगा और ये एक मसला है क्योंकि हमें कुछ सिचुएशन में तो चलो ठीक है कि आपको सिर्फ होल नंबर मिल गया दैट इज सफिशिएंट, पर इन मेनी सिचुएशन यू वुड वांट एन एग्जैक्ट रिजल्ट कि आपका जो भी रिजल्ट है वो पूरा आपको लगाना है, डेसिमल में आना चाहिए, तो वो कैसे हम लेके आएंगे? ठीक है, खैर उसमें हम बात करते हैं। और इस प्रोग्राम की आखिरी जो लाइन है दैट इज बेसिकली एसटीडीसी ऑफ रिजल्ट के जो भी रिजल्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन के ऊपर लिख दो, और बैकस्लैश एन का मतलब है कि उसके आगे एक नई लाइन डालो, यानी अब अगर दोबारा कुछ सी आउट कराएंगे तो वो रिजल्ट के आगे नहीं लिखा हुआ आएगा, उससे उसके बिल्कुल अगली वाली जो लाइन है उसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर मैं 2 दफा बैकस्लैश एन लिखता इधर तो फिर क्या होना था कि रिजल्ट के आगे वाली लाइन और वो छोड़ के उससे आगे वाली लाइन वहां पे कर्सर आ जाएगा, और फिर कुछ और सी आउट कराया तो वो फिर वहां पे लिखा जाएगा। तो जितना मर्जी आप बैकस्लैश एन डाल दो वहां पे बताइए और कर्ली ब्रेसेस क्लोज पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका ये है कि आपने उसकी जो वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर की थी, ठीक है, विच वाज एन इंट, अब उस इंट की बजाय आप या तो फ्लोट इस्तेमाल कर लें या डबल इस्तेमाल कर लें। यानी पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा है कि आपने num1 की टाइप फ्लोट की हुई है और num2 की टाइप भी फ्लोट की हुई है। अब क्या होगा कि num1 और num2 को डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा तो वो पूरा जो डेसिमल के बाद वाला जो रिजल्ट है वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, वो रिमूव नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अब इस रिजल्ट को जब आप डिस्प्ले करेंगे तो 3.75 लिखा हुआ है। सिमिलरली फ्लोट की बजाय आप अगर डबल भी कर दें, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के प्रोग्राम में हो रहा है कि नंबर की टाइप आप डबल कर दिए नंबर की टाइप पे, तो इन दैट केस टू आपका जो भी रिजल्ट होगा वो पूरा नंबर आएगा, उसका सिर्फ होल नंबर पार्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3.75 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक डेटा टाइप फ्लोट और डबल में फर्क क्या है इसमें हम थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो बात ये होती है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है एक ऑप्शन क्या होती है, एक ऑप्शन होती है कि आपने वेरिएबल जो भी इस्तेमाल करना है उसके लिए जो सबसे बड़ी पॉसिबल टाइप है आप वो रखते हैं। ठीक है, बड़ी का मतलब है कि जितनी ज्यादा वैल्यू उसमें आ सकती है सबसे बड़ी वैल्यू आप वो रखते हैं। ठीक है, एक ये चीज है। ठीक है, पर और दूसरी जो चीज आप तो बाकी इस अप्रोच में मसला क्या होता है, इस अप्रोच में मसला है कि इसमें वेस्टेज बहुत होता है। ठीक है, यानी आपने अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी थी जो कि 8 बिट्स की थी और उसके लिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि 64 बिट्स का। ठीक है, तो 8 में से 64 माइनस कर लें, बाकी जितनी बिट्स हैं वो सारी गायब जा रही है। ठीक है, आप अगर छोटी सी असाइनमेंट बना रहे हैं उसमें आपका एक दो वेरिएबल है, 10 वेरिएबल है, 100 वेरिएबल है। ठीक है, उसमें आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो शायद इतना मसला ना हो। जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं या कोई ऐसी हार्डवेयर है प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, यानी अब आईओटी का जमाना है तो आईओटी में इतनी ज्यादा शायद रिसोर्स ना हो जितनी आपके नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर में होती है। तो आप इतने खुले खुले सभी बादशाह मान के अगर वेरिएबल बड़े बड़े डिक्लेयर करने शुरू कर देंगे तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि सारे वेरिएबल को बुला सके। तो यू हैव टू बी एफिशिएंट कि आपके पास जितनी जगह चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें। ठीक है, उससे ज्यादा वेस्ट ना करें। और दूसरी चीज वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त तो पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे होंगे उसकी क्या रेंज है। ठीक है, क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, यानी स्टूडेंट मार्क्स है फाइनल एग्जाम में कितने का पेपर में बना दूंगा, 100 का, 200 का बना दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 500 का बना दूंगा, उसकी तो छोटा वेरिएबल सफिशिएंट होगा। उसकी बजाय अगर मैं 64 बिट का वेरिएबल कर दूं जिसमें कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है कोई बताएगा, कोई फॉर्मूला गाइस, 2 पावर 64। ठीक है, 2 पावर 64 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इतना ज्यादा स्कोर का मैं पेपर बनाऊंगा आपका हो ही नहीं सकता, यानी कुछ 100 लाख का 1 करोड़ का मैं आपका पेपर बना दूंगा। ठीक है, दैट डजंट मेक सेंस।
तो फिर आपके अगर मैंने मार्क्स स्टोर करने हैं तो ये छोटा 3 वेरिएबल है जिसके अंदर आपके मार्क्स को ला सकते हैं, ठीक है। मैं वो टाइप डिक्लेयर करूंगा ताकि आपकी स्पेस गायब ना हो। और दूसरी चीज है कि आपने ये देखा होता है कि वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन कौन से चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपको पता है कि सिर्फ आपने प्लस माइनस करना है तो फिर शायद इंटीजर काफी हो। अगर आपको चाहिए कि आपने डिवाइड भी करना है तो जब आप इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो फिर चांसेस आर कि फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसका, पर क्योंकि इंटीजर्स को डिवाइड किया तो वो सारा इग्नोर हो गया। तो इन दैट केस अगर आपको पता है कि डिफरेंशिएट करनी है तो शायद आपको फ्लोट या डबल इस्तेमाल, ठीक है। तो ये चीज आपने खुद डिसाइड करना होता है अपने प्रोग्राम की लॉजिक को देखते हुए कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सिमिलरली अभी तो हम नंबर की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर हो सकता है, यानी अगर स्ट्रिंग हो सकता है कि अगर आपने नंबर भी आपने टेक्स्ट सेव करना है या डिस्प्ले करना है, जो भी मैनिपुलेट करना है, तो फिर कैरेक्टर टाइप इस्तेमाल होगी या स्ट्रिंग टाइप इस्तेमाल होगी, फिर बूलियन टाइप हो सकती है। अगर आपको पता है कि हमने सिर्फ या ट्रू करना है या फॉल्स करना है, सही है। यानी आपने कोई चीज टेस्ट की थी कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 50 से कम है तो फेल है, 50 से ज्यादा है तो पास है। तो उसके लिए शायद बूलियन बूलियन वेरिएबल सफिशिएंट हो कि 50 से कम है तो बूलियन में आप फॉल्स सेव कराते हैं, यानी कि स्टूडेंट पासिंग वेरिएबल है, अगर 50 से कम है तो उसमें फॉल्स आ जाएगा, 50 से ज्यादा है तो उसमें ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी डिटेल में हम अभी जाते हैं। और ये पॉइंट याद रखने के लिए कि मैंने खूबसूरत सी तस्वीरें डाल दी हैं, यानी आपने बात ये याद रखनी है कि अगर आपके घर पे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको रखने के लिए, बारिश से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप घर में कुछ छत के नीचे डाल देंगे, कुछ छतरी लगा देंगे, गराज हो जाएगा। आप ये तो नहीं करेंगे ना कि एयरपोर्ट के ऊपर पूरा हैंडल किराए पे ले लें और जिस हैंडल में जहाज जाना चाहिए था वहां पे आप अपनी मोटरसाइकिल फिट करके आते, ठीक है। हो सकता है, शॉप का कोई मूल्य नहीं है। और हैविंग सेड दैट वेस्टेज है, पैसा भी और जगह भी, यानी उस जगह पे पूरा जहाज फिट आ सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि अगर आपने चाय पीनी है या मेहमानों को ऑफर करते हैं तो चाहे आप एक छोटे से खूबसूरत से कप में डाल के देंगे, ना कि आप पानी की जो बड़ी बाल्टी होती है, ठीक है, या कपड़ा वाली बाल्टी उससे भी ज्यादा बड़ी होती है, उसके अंदर आप चाय डाल के मेहमान का डालते हैं, ठीक है। और ये स्टोर भी नहीं आप कर सकते, यानी अलमारी में आपके 12 कप आ जाएंगे, 20 कप आ जाएंगे, प्लेटें आ जाएंगी, और अगर आप बाल्टियां स्टोर करनी शुरू कर दें तो आपकी अलमारी में कितनी जगह नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने देखा होता है एफिशिएंसी का कि प्रोग्राम बिना वजह आपकी इनएफिशिएंट ना हो के बिना वजह स्पेस जाया की जाए, ठीक है। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपके पास काफी ऑप्शन है, शॉर्ट है, ये 2 बाइट का वेरिएबल है, इंट है 4 बाइट का, लॉन्ग 4 बाइट का, लॉन्ग लॉन्ग 8 बाइट का। तो बेसिकली जो स्टोरेज स्पेस है इसका क्या मतलब है, 2 बाइट का मतलब है कि 2 बाइट का मतलब है कि 16 बिट्स का वेरिएबल है, और 16 बिट का मतलब है कि जो वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वो -32.768,000 से लेके +32.767,000, ठीक है। जब आप 2 बाइट से 4 बाइट में जाते हैं यानी 32 बिट वेरिएबल है, तो दैट केस आपकी जो जगह होती है वो तकरीबन, वो आप देख सकते हैं कि 2 बिलियन से जाता है, -2 बिलियन से लेके 2 बिलियन समथिंग। तो यानी इतनी ज्यादा वैल्यूज आ सकती है, इतनी बड़ी रेंज है इसकी। पर बात वही है कि अगर आपने मार्क्स स्टोर कराना है, ठीक है, आपके मार्क्स कितने, स्टूडेंट मार्क्स फाइनल एग्जाम 100 मार्क्स के, तो उसके लिए आप शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे कि इंट इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको 4 बाइट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 बाइट चाहिए, वो भी सफिशिएंट है, बल्कि 100 मार्क्स से 2 बाइट से कम में भी आ जाएंगे, 1 बाइट में भी बेटा दें, तो वो भी वेरिएबल होता है, मैंने जो लिखा कि वो इग्नोर कर, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग है 8 बाइट का, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 आपको नजर आ गए, शॉर्ट एंड लॉन्ग लॉन्ग। अगला पॉइंट है कि आप इसको अनसाइंड भी कर सकते हैं, यानी अगर आप शॉर्ट से पहले अनसाइंड लिख दें या इंट से पहले अनसाइंड लिख दें, या इंट को अनसाइंड के बगैर भी लिखें, ठीक है, या फिर लॉन्ग से पहले अनसाइंड लिखें या लॉन्ग लॉन्ग से पहले अनसाइंड लिखें। तो अनसाइंड का क्या मतलब है कि आपके जो भी वेरिएबल है
उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है। यानी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट जो 2 बाइट्स का था उसमें -32,768 से लेके +32,767 तक वैल्यू आ रही है। और अगर ये शॉर्ट आप अनसाइंड कर देते हैं तो आप 2 बाइट्स किस लिए इस्तेमाल होंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, विच मीन्स कि आपकी जो रेंज है वो आप 0 से लेके 65,535 तक हो जाएगी। समझ आइए। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज है फाइनल एग्जाम में आपको शॉर्ट चाहिए कि अनसाइंड शॉर्ट, क्यों? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं हो सकते, ठीक है। और मैंने जान के एग्जांपल मार्क्स का दिया है, मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। हाँ, ये एज अ प्रोग्रामर आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका यूजर है आपको पता होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आप किसी टीचर की कोर्स में बैठे होंगे तो वो कहेगा कि 0 से कम नहीं मार्क्स हो सकते, ठीक है, मिनिमम जो है वो 0 है। तो इन दैट केस आप अनसाइंड शॉर्ट इस्तेमाल करें। कोई और टीचर है वो कह सकते हैं कि नहीं, अगर किसी ने चीटिंग की हुई तो मैं 0 नहीं दूंगा, मैं -10 दे दूंगा, ठीक है, और उसकी वजह से फिर बाकी जो ग्रेड था वो भी कम हो जाएगा। तो इन दैट केस में अनसाइंड तो आपका काम नहीं करेगा, फिर तो आपको पूरा प्रॉपर वाला ही चाहिए, ठीक है। तो ये एज अ प्रोग्रामर आप अज्यूम नहीं कर सकते कि क्या होना चाहिए, अपनी मर्जी से आप नहीं, ठीक है। छोटी असाइनमेंट है, कोई मसला नहीं है, और जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो क्लाइंट को चाहिए वो ही करना है, और वो आपके पास एक राइटिंग में होना चाहिए। यानी कल को क्लाइंट मुकर जाएगा, मैंने तो ये नहीं कहा था, तो इन दैट केस आपके पास हाथ में कुछ होना चाहिए जो आप शो करके कह सके कि ये तुमने साइन किया हुआ है और तुमने यही कहा था, इससे हमने हार्ड की कुछ नहीं, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए, शॉर्ट एंड लॉन्ग लॉन्ग, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग एंड सो ऑन। और आप देख सकते हैं कि अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग जो है वो कोई बहुत ही चेन किस्म की वैल्यू है। 18 आई एम नॉट श्योर इसका क्या आपने नोट किया, बिलियन नहीं है, ट्रिलियन नहीं है, ट्रिलियन के बाद वाला जो है ये वो है, इसमें डबल होगी, इसमें डबल होगी। हाँ, क्योंकि 8 बाइट्स हैं, 8 का मतलब है कि आपके टोटल वैल्यू नहीं टू पर जो लॉन्ग लॉन्ग है ना, जो साइन वो उसमें हाफ वैल्यू है, सॉरी वो साइन नहीं हो जाती, आधी जो है नेगेटिव होती है, आधी पॉजिटिव होती है। और अगर आप वन साइड पे आके जो सारी की सारी पॉजिटिव है तो वो फिर पूरे का पूरा जो है वो आप अपने पॉजिटिव नंबर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज हो गई। और वैसे अच्छा, ये इंटीजर टाइप्स है, अभी तक जो मैंने बात की सारी होल नंबर वाली इंटीजर। अगर आपने वो वैल्यूज रखनी है जिसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, जिसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट होना चाहिए, तो इन दैट केस आपके पास 3 बेसिक वैल्यूज है। फ्लोट है जो कि 4 बाइट्स का होता है, डबल है 8 बाइट्स का, और लॉन्ग डबल है वो भी 8 बाइट्स का। और उसमें इसमें बेसिकली आपका प्रिसिशन जो है फ्लोट में 6 डिजिट्स तक आ सकती है, डिजिट्स के बाद 6 वैल्यूज हो सकती है डेसिमल के बाद। और अगर आप डबल या लॉन्ग डबल इस्तेमाल करें तो इन दैट केस डेसिमल के बाद 15 वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। और यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि काफी काफी ह्यूज नंबर जो है वो आपके लागू हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके 4 बाइट्स वाले हैं उसमें इतना इशू नहीं है, और जब आप 8 बाइट वाले वेरिएबल की बात करते हैं तो इट इज पॉसिबल कि आपने फॉर एग्जांपल लॉन्ग की बात की, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग की बात की है, या लॉन्ग डबल की बात की है, ठीक है, या डबल की बात की है, और वो 8 बाइट का था। पर इन रियलिटी आपकी हार्डवेयर जो है उसने 8 बाइट की इजाजत नहीं दी। आपकी हार्डवेयर जो है वो 32 बिट आर्किटेक्चर है, वो सिर्फ 4 बाइट्स की इजाजत देता है। बाय द वे बाइट 1 बाइट इज 8 बिट्स, तो 8 बाइट का मतलब है 64 बिट्स, 4 बाइट का मतलब है 32 बिट्स, ठीक है। तो अगर आपकी हार्डवेयर इजाजत नहीं देती तो इन दैट केस फिर आपका जो बाइट है जो 8 बाइट वाला था वेरिएबल वो फिर एक्चुअली 4 बाइट का ही होगा, ठीक है। तो यानी इसका भी फिर आपने ध्यान रखना है कि ये अगर आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि आपको 8 बाइट मिल जाए,
ठीक है, उसके लिए फिर और चीजें भी होती हैं और तरीके भी होते हैं, उसे लीव दैट फॉर, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो एडवांस होते हैं, वो पे बात नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और अभी जो है, अभी के लिए आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे शुरू में, उसके लिए आप इंट या डबल इस्तेमाल कर लें, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बाद में जाके फिर और चीजें और एडवांस डिटेल में जाया जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग इंट और डबल आपके लिए काफी होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? और एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम विच डिस्प्लेज द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर। ठीक है, रेडियस के लिए, डायमीटर के लिए आपको जो भी वैल्यू चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप 3.142 अज्यूम कर लें। चलें शुरू करें। जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी इसे प्रैक्टिस करेंगे। क्लास एक क्विक क्वेश्चन, तो मैं देख रहा हूँ लोग गलत कर रहे हैं। चलो पहले मुझे एक कोई बताए, बल्कि मैं खुद पूछता हूँ। हाँ जी, इनपुट वेरिएबल्स आपके ख्याल में कौन कौन से होंगे? ठीक है, और कुछ होगा? अच्छा एक मिनट, डायमीटर चाहिए कि नहीं? डायमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट में क्या चाहिए? अगर एरिया और पैरामीटर आपको ऑलरेडी पता है तो फिर प्रोग्राम का फायदा क्या है? ठीक है, प्रोग्राम में हम क्यों लिख रहे हैं? अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इस जगह का एरिया कितना है, इसका पैरामीटर कितना है, तो फिर आपको प्रोग्राम क्यों चाहिए? ठीक है, और आपने बात की है रेडियस चाहिए और पाई चाहिए, वहां तक आप ठीक थी। ठीक है, आपको दो इनपुट चाहिए, रेडियस और जो पाई की वैल्यू है, क्योंकि आपने जो भी एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको ये दो वैल्यूज चाहिए। आपने जो भी पैरामीटर कैलकुलेट करना है उसके लिए भी आपको ये दो वैल्यूज चाहिए। अगला मेरा सवाल था कि आपको डायमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? डायमीटर आपको क्या वैल्यू ऐड करके दे रहा है इस प्रोग्राम में, ये अपने आप से सवाल करें। ठीक है, डायमीटर एरिया के लिए चाहिए आपको, पैरामीटर के लिए चाहिए, और फर्ज करें आपको डायमीटर चाहिए भी था, फर्ज करें आपको डायमीटर चाहिए, तो अगर रेडियस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 आपका डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो आपको डायमीटर चाहिए यहां पर, ये देख रहे हैं। ठीक है, बाय द वे इस पे भी आप मेरे से बहस कर सकते हैं, यानी मैंने कहा है कि डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो जहां पे भी आपको डायमीटर की वैल्यू चाहिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर लें, मसला क्या है? तो उसमें भी बहस की जा सकती है कि आप हर दफा जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कर रहे हैं वो आपका वक्त जाया करेगा, यानी आपके पास एक वैल्यू आपको पता है कि बार बार इस्तेमाल करनी है, वो वेरिएबल में अगर पड़ी हुई है तो आप वहां से कॉपी करेंगे उसे, आपका जो प्रोग्राम है वो वहां से वैल्यू उठा के इस्तेमाल कर लेगा।
पर हर दफा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली वैल्यू उठा के पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद जो है जो रिजल्ट आता है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपने एफिशिएंसी के बारे में भी सोचना है कि स्पेस जितनी चाहिए उतनी स्मॉल हो रही है कि आप बिला वजह से ज्यादा कर रहे हैं, ऑपरेशन जितने चाहिए उतने कर रहे हैं या बिला वजह आप उससे ज्यादा कर रहे हैं। यानी मैं आपसे अगर पूछूं आपकी उम्र क्या है, आपके दिमाग में अगर आपकी उम्र पड़ी हुई है आप फौरन वो लफ्ज बोल देंगे कि मैं इतने साल का। ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि मैं उस साल में पैदा हुआ था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, उस साल में इस महीने में जब ठंड पड़ रही थी, तो वहां से आप गिनना शुरू करेंगे, चलो 92 के बाद 93 आया, फिर 94 आया, फिर 95 आया। तब तक मेरा जुमला सुन सुन के आप बोर हो गए, तो आपको अंदाजा हो गया कि अगर आप यहाँ बैठ के गिनना शुरू करें तो अगला बंदा कितना तंग आ जाएगा। समझ आइए मेरा पॉइंट, कि एग्जैक्ट आप बता दें या फिर आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर करके कैलकुलेट करें। तो इस सवाल का कोई ठीक जवाब एज एन आप फिर प्रोग्राम के मुताबिक देखें कि सही जवाब क्या है, डायमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इस्तेमाल हो रहा है ठीक है, और अगर कैलकुलेट हो सकते हैं पर उसके लिए आपको एडिशनल स्टेप्स करने पड़ते हैं और बार बार करने पड़ते हैं तो वो वेस्टेज है। ठीक है। पर और अगर बार बार वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर वैल्यू स्टोर ही करते हैं ताकि बार बार वो ऑपरेशन ना करने पड़े। और अगर ऐसे नहीं है, इतना ज्यादा ऑपरेशन नहीं चाहिए या सिर्फ एक दफा कोई ऑपरेशन चाहिए, तो ठीक है फिर उसे छोड़ दें, डायमीटर को अपनी जगह बचाएं। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ देखना होता है कि हमने स्पेस बचानी है कि हमने नंबर ऑफ ऑपरेशन बचाना है। और ये जब एल्गोरिथम के कोर्स में आप जाएंगे तो ये काम आप बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे होंगे, या अगर कोई वैसे आईटीसी पढ़े तो उसके अंदर एंड पे हम ये कॉन्सेप्ट जो है ये डिटेल में करते हैं। ठीक है। खैर, तो ये इनपुट हो गया, रेडियस चाहिए आपको और पाई चाहिए। आउटपुट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एरिया और पेरीमीटर, बस ये दो आउटपुट से इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये दो वैल्यूज बतानी चाहिए। चलें फिर प्रोग्राम देखते हैं आप जल्दी से। सॉरी, एक और बात है, इनपुट वेरिएबल्स की आपने बात की थी आपने कि रेडियस चाहिए और पाई चाहिए, उनकी टाइप क्या होगी यार, जैसे पूछा। हाँ जी यार, क्लास में जैसे पूछ रहा होता हूँ ठीक है, उसे जवाब देने दिया मैंने। और डबल जो है किसका डबल होगा, किस कौन बोला, आप बोले किस वेरिएबल की टाइप डबल होगी। ये होगी हमारे पास पाई की, पाई डबल होगा, पाई क्यों डबल होगा, उसकी वैल्यू आएगी पॉइंट्स, क्योंकि 3.142 होता है, तो वो पॉइंट वाली चीज अगर आप डबल नहीं करते उसकी टाइप इंटीजर रखते हैं तो पाई का सिर्फ 3 बचेगा, बाकी पॉइंट के बाद वाली चीजें नहीं बचेगी। समझ आइए, तो पाई तो आपको डबल चाहिए। और वो जो है क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस इंट होगा कि डबल होगा, रेडियस आपकी रिक्वायरमेंट पे है। ठीक है, कि आपका प्रोग्राम को चाहिए क्या, यानी जो भी सर्कल होगा वो इंटीजर में उसका रेडियस हुआ करेगा या पॉइंट वाली वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो वो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि पॉइंट वाली आ सकती है तो फिर जो है उसमें डबल होना चाहिए। अगर आपको पता है कि नहीं एग्जैक्ट होल नंबर ही होगा तो फिर आप बेशक इंट रख दें। ठीक है। और अगला सवाल, तो चलिए उस पर आते हैं, आप प्रोग्राम देखें। आपको पुराना प्रोग्राम करो जो मेरे को लिखो या ये कॉपी है अब कॉपी
हाँ जी, किसी का हुआ है? जो पिछले कंपनी में किए हुए वो नए के विषय करने का है, उसको इस्तेमाल करता है। क्लास लेट सपोज आपका रेडियस 5 था, ठीक है। अब आपने फिर एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप पाई को मल्टीप्लाई बाय रेडियस करेंगे या मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे होंगे? रेडियस। आपको वेरिएबल बनाने का मकसद ही ये है कि उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करके उस वैल्यू को भी आप इस्तेमाल कर लें। अगर रेडियस में आपने 5 स्टोर करवाया है और उसके बाद फिर आप एरिया में मल्टीप्लाई उस रेडियस की बजाय 5 के साथ कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ही मारा गया। यानी फिर वही मसला आ गया कि अब वो प्रोग्राम सिर्फ 5 के और किसी वैल्यू के लिए नहीं चल सकता। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने का मकसद ही है कि उसमें जब वैल्यू रख दी है, अब वो वैल्यू रेडियस का नाम के थ्रू इस्तेमाल करें। ठीक है, चलो, किसी का हो गया? और क्लास एक और बात, अगर आपने वेरिएबल का नाम रखना है तो नाम के कुछ रूल होते हैं। ठीक है, यानी अगर रेडियस आपको स्टोर करना है तो उसका नाम आप वेरिएबल का नाम आर रख दें, रैट रख दें, रैट रखते हैं, यहाँ पे रेडियस रखते हैं। ये नाम इनमें से सबसे अच्छा रेडियस है क्योंकि ऊपर ही आपको पता लग जाता है कि क्या उसमें पड़ा होगा। आर और रैट थोड़े कंफ्यूजिंग है, पर चलो नाम है जो है सिंटैक्स वाइज ठीक है। ये आप नाम नहीं रख सकते, वन ऊपर एस टी और यहाँ पे स्पेस देके नाम, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये नाम पॉसिबल नहीं है। यानी ये सुपरस्क्रिप्ट एस टी आप कैसे लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर? ठीक है, और वन के साथ आप प्रोग्राम में शुरू भी नहीं वेरिएबल नेम को कर सकते। ठीक है, अंडरस्कोर से कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का जो कैरेक्टर होता है। और दूसरी बात है कि वेरिएबल के नाम में स्पेस भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। यानी प्रोग्राम में आप कंप्यूटर पे तो करेंगे पर कागज पे भी जब कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखा करें। ठीक है, क्लास इसका बाद में डिस्कस कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, वी नीड टू मूव ऑन। ठीक है, और इस चीज का यार अब आप ध्यान रखें कि ये हो जाना चाहिए था आप लोगों से। मैं देखा था कि मेजोरिटी से नहीं हुआ क्योंकि इस प्रोग्राम में कोई ऐसा लॉजिक नहीं थी। आपने सिंपल क्या करना था, हैश इनपुट डायोस्ट्रीम पहली लाइन है ताकि सी आउट चल जाए, अगली लाइन इंट मेन ताकि आपका प्रोग्राम शुरू हो सके। अगर ये नहीं होगा तो कंपाइलर को पता नहीं होगा कहां से शुरू करना है। ये दो चीजें कितनों ने लिखी हैं हाथ खड़ा करने सामने? ठीक है, तकरीबन सामने का हो गया। आगे आ जाए, आगे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम पाई है। ठीक है, उसकी टाइप फ्लोट है, डबल भी हो सकता था, चले मैंने छोटी वैल्यू है तो इसकी फ्लोट कर दिया, डबल होता तो बड़ी वैल्यू होती, पर चले आपने डबल किया फ्लोट किया, दोनों ठीक है।
और उसमें वैल्यू क्या सेव कराई है 3.142। ठीक है, ये कितनों ने किया था आप सारों में से हाथ खड़ा करें। यानी वेरिएबल का नाम बेशक फर्क हो पर ये लाइन इस तरह की होगी। ठीक है, आपने एक पाई का वेरिएबल जो भी नाम था वो डिक्लेयर किया है और उसमें 3.142 स्टोर कराया है। अगर ये नहीं आया तो फिर इसका मतलब है आपकी प्रोग्रामिंग काफी इस वक्त आप थोड़ा बिहाइंड स्केड्यूल है, फिर समझ नहीं आ रही मेरे पास ऑफिस में आ जाए। अगली लाइन है फ्लोट रेडियस इक्वल टू 5। इसकी जगह किसी ने int 5 किया है, सॉरी int रेडियस इक्वल टू 5 किया है या डबल रेडियस किया है, वो भी ठीक है, सही है। तो ये दो वेरिएबल्स आपके इनपुट वाले हो गए, आपको पाई चाहिए, आपको रेडियस चाहिए और इसकी वैल्यू आपने अपनी मर्जी की रखती है। रेडियस की पाई की वैल्यू आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते क्योंकि वो तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर है। फिर आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया, और एरिया में आपने क्या स्टोर कराया है, फ्लोट एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इधर कई लोग शायद गलती करें जो कि रेडियस के ऊपर 2 लेके स्क्वायर कर दें उसे। ठीक है, किसी ने किया हाथ खड़ा करें। ठीक है, 5 लोगों ने ये गलती की है। ठीक है, और वजह फाइन एक्सपेक्ट मैं इंतजार कर रहा था कि गलती होगी। तो खास बात याद रखें, आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपने वो सिंटैक्स नहीं बनाना जो कि आप अपना बचपन से मैथ में करते आ रहे हैं। आपने वो सिंटैक्स इस्तेमाल करना है जो प्रोग्रामिंग आपको अलाउ करती है। ठीक है, यानी किसी वेरिएबल के ऊपर आप 2 लिख दें, C++ में वो नहीं होता। ठीक है, C++ में अगर आपने पावर करना है तो या तो कोई पावर का फंक्शन है आप इस्तेमाल करेंगे जो कि मैथ की लाइब्रेरी में है और मैंने आपको नहीं गिराया। ठीक है, और क्योंकि नहीं गिराया तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन रह जाती है और वो है रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर देंगे। ठीक है, रेडियस के ऊपर 2 डाल देंगे तो वो आपको तो समझ आ जाएगी पर आपका कंपाइलर जो है वो उसे नहीं समझ सकता। और दूसरी बात ये कि आप जहां पे प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें भी पावर 2 वाली सबस्क्रिप्ट 2 वाली कोई ऑप्शन, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट 2 वाली ऑप्शन होती नहीं है। आप अपने कंपाइलर में जाके देखना कि आप उधर पावर 2 कर सकते हैं टाइपिंग के वक्त के नहीं, अब आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी चीज होगी। यहाँ पे एक सवाल है कि एरिया की डेटा टाइप फ्लोट रखी है, इंट हो सकती है, क्यों नहीं? क्योंकि पाई में पॉइंट वाली चीज आ रही है। अगर पॉइंट 3.142 है पाई, अगर वो 0.142 वाला हिस्सा ना होता उसका तो फिर आप बेशक इंट रख देते एरिया को भी। ठीक है, पर ऐसे भी आपको पता है कि इसमें पॉइंट्स होंगे तो इसलिए आप फ्लोट या डबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर अगला वेरिएबल पेरी है, या आप पेरीमीटर कर दें या बी कर दें, और पेरीमीटर बेहतर होता कि जो ज्यादा मीनिंगफुल है। ये पेरी का क्या मतलब है, पेरी पेरी सॉस भी होती है। ठीक है ना, तो ये जान के जिस तरह की चीजें कर रहे हो क्योंकि जब आप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो एक रूल होता है कि मीनिंगफुल नेम इस्तेमाल करें, जिसे पढ़ के आपको या जो आपका टीममेट है जो आपके साथ उस प्रोग्राम पे काम कर रहा है उसे फौरन पता लग जाए कि इस वेरिएबल में क्या पढ़ा है। सारों की जिंदगी आसान हो जाएगी और बाय द वे आपकी भी जिंदगी आसान होगी। अगर आपने किसी कोड को महीने बाद दोबारा पढ़ना है चाहे वो आपने लिखा हुआ था, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर इस तरीके के मीनिंगफुल नेम होंगे फिर आप चाहे महीने बाद देखें चाहे साल बाद देखें आपको फौरन पता लग जाएगा आपने क्या किया था। खैर, तो ये एरिया और पेरीमीटर हो गए और उसके बाद जो है आप बेसिकली सी आउट कर देंगे एरिया। डबल कोट्स के अंदर एरिया का मतलब है कि ये चीज स्क्रीन के ऊपर है इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद आपने एरिया लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल एरिया है, यानी वो स्क्रीन के ऊपर छोटा एरिया नहीं लिखा हुआ आएगा, एरिया के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो लिखी हुई आ जाएगी। फिर पेरीमीटर प्रिंट होगा और फिर पेरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वहां पे लिखी हुई आ जाएगी। और यहाँ पे एक और गलती जो आप लोगों ने की है कुछ ने, वो है कि एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। कई लोगों ने क्या किया है कि रेडियस के अंदर 5 पड़ा हुआ है ना, तो उन्होंने एरिया फ्लोट एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। वो तो फिर मकसद ही खत्म हो गया, फिर आप वेरिएबल बनाते ही ना। अगर आपने जबरदस्ती 5 लिखना है
और आप चाहते हैं प्रोग्राम सिर्फ 5 के लिए रन करें, किसी और वैल्यू के लिए रन ना करें, तो फिर वेरिएबल छोड़ दें। वेरिएबल बनाने का मकसद ही है कि उस फंक्शन में आप वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, और वेरिएबल की बाद में वैल्यू चेंज करनी है, यूजर से लेनी है। और मुझे बताएं, अगर यूजर से आपने वैल्यू लेनी होती है, जैसे रेडियस की बजाय मल्टीप्लाई बाय 5 किया, जिसने इधर एरिया इक्वल पाई इनटू 5 इनटू 5 किया, वो अब यूजर से अगर कोई वैल्यू लेना चाहता तो इस फंक्शन में कहां पे वो इस्तेमाल करता था? उससे तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया, उससे तो कह दिया कि 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए वेरिएबल बनाने का मकसद ही है कि आप वेरिएबल को इस्तेमाल करें। और ये गलती आप अकेले ने नहीं की, ये हर दफा मैं पढ़ाता हूँ और हर दफा ये गलती होती है, और ये शुरू के कुछ हफ्ते ये गलती हो ही जा रही होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे उतनी आपकी आदत ठीक हो जाएगी। और मैं जो असाइनमेंट दूंगा और बाय द असाइनमेंट आ गई है नहीं वाली भी, ठीक है, वो चेक कर लेना, ठीक है, तो वो करें, खुद करें, किसी और के साथ ना करें, क्योंकि शुरू की असाइनमेंट बहुत आसान है, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये क्लास प्रोग्राम का सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने एरिया और पेरीमीटर सर्कल का कैलकुलेट किया, ठीक है। अगले आप कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक चीज ओवरफ्लो है कि याद रखें कि हमने ऑलरेडी जो बात की है कि जब आप वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइप के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेशन इस पे अलाउड है, ठीक है, और उस ऑपरेशन का बिहेवियर क्या होगा। यानी कैरेक्टर है तो उस पे इंग्लिश के कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन होते हैं। अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है, और बाय द वे हमने भी कैरेक्टर वेरिएबल नहीं किया, तो सिर्फ न्यूमेरिक ही किया। अगर आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है तो फिर उस पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस अलाउड होगा, जो कि कैरेक्टर के लिए सूरी तौर पे नहीं होता। और दूसरी बात ये भी है कि बिहेवियर क्या है, यानी दो फ्लोट को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल फर्क रिजल्ट होगा, यानी इंटीजर में आपका पॉइंट वाला पार्ट हट गया होगा, ठीक है। और तीसरी चीज है कि उसमें वैल्यूज कौन सी अलाउड है, रेंज क्या है ऑफ वैल्यूज। 2 बाइट का है तो वो -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग जाएगा। 4 बाइट का है तो उससे काफी बड़ी वैल्यू होगी। 8 बाइट का तो बहुत ही बड़ी रेंज होगी, ठीक है। तो ओवरफ्लो क्या होता है कि एक वेरिएबल की जितनी गुंजाइश है आप उतना उसमें डेटा डाल दें, उससे ज्यादा डालेंगे तो ओवरफ्लो होगा। यानी अब हमने इधर क्या किया, int x इक्वल टू -99999 काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू में मसला क्या है, int वेरिएबल जो है उसमें एक रेंज होती है, ये वैल्यू उस रेंज से बहुत बाहर है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि शायद आपको कंपाइलर तो एरर ना दे, कंपाइलर एरर नहीं देगा, और जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो जो बिहेवियर होना चाहिए था वो बिहेवियर नहीं होगा। यानी x को जब आप सी आउट कराएंगे तो -99999 ये वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। गार्बेज का क्या मतलब है कि कुछ भी वैल्यू गंदी मंदी सी हो सकती है जो कि ऐसा आपने नहीं उसमें कॉपी की थी, और उसकी वजह क्या है, ओवरफ्लो, कि आपने जो वैल्यू राइट करानी थी वो इतनी बड़ी थी वो फिट नहीं आई, तो अब जो वेरिएबल में जो चीज फिट आई है वो गार्बेज है, वो -99999 नहीं है, ठीक है। तो इस ओवरफ्लो का ध्यान रखना होता है। यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन बैंकिंग की बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए हो सकते हैं किसी के, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं, तो आप उसकी वेरिएबल टाइप अगर 2 बाइट्स वाली रख देते हैं तो 2 बाइट के अंदर कितने पैसे फिट आ सकते हैं, ठीक है ना, इतने ज्यादा ही आएंगे बस, तो बाकी सारे का जाया जाएगा, वो तो क्लाइंट आपकी गर्दन के पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना होता है कि कितनी आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और उसके मुताबिक में डेटा टाइप रखें कि वो फिट आए उसमें, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वही एग्जांपल जो मैंने दिया था, आपकी बोतल में पानी पड़ा हुआ है, बड़ी 1 लीटर की बोतल है, उससे अगर आप ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, ग्लास फुल हो जाएगा और उसके बाद जितना भी बोतल में पानी था वो सारा बाहर चला जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है।
ये पॉइंट क्लियर हो गया। पर यहाँ पे एक और चीज याद रखें, अदर वे राउंड हो सकता है, यानी एक ग्लास फुल है और वो पूरे का पूरा आपने एक बॉटल में ट्रांसफर करना है, तो बॉटल एक बड़ा वेरिएबल है, उसमें इतनी गुंजाइश है कि ग्लास के पूरे कंटेंट उसके अंदर फिट आ जाए। तो ये भी देखना आपने कि बहुत बड़ी वैल्यू आप छोटे में स्टोर नहीं कर सकते, छोटे वेरिएबल में, पर छोटे वैल्यू जो है वो एक बड़े वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। और इस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे इन अ बिट। ठीक है, न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसी की बात करें तो एक कैंसिलेशन एरर होता है कि अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू है और एक बहुत छोटी वैल्यू है और उनका कोई ऑपरेशन किया है, तो इट इज पॉसिबल कि जो बहुत छोटी वाली वैल्यू है उसका रिजल्ट इग्नोर ही हो जाए। यानी 1000 प्लस 0.00000000123 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कुछ कंप्यूटर में तो रिजल्ट ठीक आ जाएगा, यानी 1000.0000120। ठीक है, और कुछ कंप्यूटर में जो 0.00 ऑनवर्ड वाला पार्ट था वो इतना छोटा था कि शायद वो इग्नोर ही हो जाए। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन एरर का भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप अगर दो वैल्यूज को अगर इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज पॉसिबल कि बहुत छोटी वाली जो है वो शायद इग्नोर ही हो जाए। अरिथमेटिक अंडरफ्लो, फॉर एग्जांपल दो नंबर है जो कि बहुत ही छोटे हैं, यानी 1/10 है, मल्टीप्लाई बाय 1/10 करें तो रिजल्ट क्या आता है 1/100, और छोटी वैल्यू होगी 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 क्या आएगा 1/10,000, और छोटी वैल्यू। तो बेसिकली अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू है उसे एक और बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो शायद रिजल्टिंग वैल्यू इतनी छोटी हो जाए कि वो फिर आपका शायद रिप्रेजेंट हो ही ना सके एक्यूरेटली, तो वो भी फिर इग्नोर हो जाते हैं। यानी अगर आपको बहुत छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट भी आपको चाहिए तो फिर आपको इस सिनेरियो का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए फिर लाइब्रेरी वगैरह होती है, प्रोचर होती है, जो कि हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, वो आप बाद में देख सकते हैं। और उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप कोई साइंटिफिक कंप्यूटिंग कर रहे हैं, यानी बैंक अकाउंट में तो आपको नहीं चाहिए ना, इस तरह का मसला नहीं होगा। यानी अगर आपके बहुत कम ही पैसे पड़ेंगे, कितने होंगे, 1 रुपया होगा, उससे कम तो नहीं हो सकता, या चलो 0.012 होगा। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आपकी बहुत छोटी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो वो फिर आपने उस चीज को देखना होता है, या फिर होता है कि आप उसका जो टाइप है वो बदल जाए। यानी टाइप का क्या मतलब है, अगर आप आपका यूनिट जो है 0.00001 है तो आप उसे एज 1 उसका यूनिट ही चेंज कर दें। यानी आप कहते हैं, यानी लेट्स सपोज, हाँ ठीक है ना, तो उसे आप 1 यूनिट कहते हैं और फिर टाइप थी वो अगर जो भी थी उसे आप 10 पावर -1 वाली टाइप करते हो। आई थिंक वी कैन चूज कर दो इसका एक एग्जांपल सोचते हैं। हाँ, अगर आपका 0.001 मीटर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 1 कर दें और यूनिट जो है वो मीटर की बजाय मिलीमीटर कर दें। ठीक है, अब वो नंबर बड़ा हो गया, छोटा नहीं रहा। ठीक है, पर एक्चुअल वैल्यू वही रही है, इट्स जस्ट कि आपने यूनिट जो है मीटर से मिलीमीटर कर दिया। तो इस तरह के आप जो है वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको कल को फेस हो सकती है, ताकि आप उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो। ये ना हो कि आपको रिजल्ट निकालने में रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा और आपको समझ ना आ रही कि रिजल्ट क्यों ठीक नहीं आ रहा, तो इस तरह के मसले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। और तीसरा कि इनएक्यूरेसी ओवरफ्लो की हो सकती है, जो हमने ऑलरेडी बात कर दी है। अगर दो दो बहुत लार्ज नंबर थे जिन्हें आपने ऐड किया है या मल्टीप्लाई किया है, तो इट इज पॉसिबल कि उसका रिजल्ट जो है वो उस वेरिएबल में फिट ना आए। यानी 65,535 है, ये वैल्यू आपके अनसाइंड इंट में फिट आ सकती है। और अगर 65,000 मल्टीप्लाई में 65,000 करेंगे तो वो अनसाइंड इंट में फिट नहीं आएंगे। सही है, तो वो भी आपको देखना होता है कि जब आप दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट उसी रेंज में फिट आएगा कि नहीं, वरना का रिजल्ट की जो डेटा टाइप है वो आप बड़ी वाली डेटा टाइप रखते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। हाँ। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इंट और डबल को अगर मिक्स करें तो क्या होता है।
ठीक है, अगर आपने इंट वैल्यू को एक डबल वेरिएबल में स्टोर करना है तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इंट इज स्मॉलर ऑफ द टू और डबल वेरिएबल में इतनी जगह है कि इंट उसमें स्टोर हो सके। तो यानी डबल एक्स इक्वल टू 3 जो है एक्स के अंदर 3.0 पड़ा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बदल है। और डबल वैल्यू को अगर आपने इंट में स्टोर करना है यानी इंट एक्स इक्वल टू 3.5, तो डबल जो है वो लार्जर वैल्यू है इंट के मुकाबले में। तो यहाँ पे मसला क्या होगा कि जो आपका 0.5 वाला पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा और आपके एक्स के अंदर जो है सिर्फ 3 पड़ा होगा। 0.5 इज इंफॉर्मेशन दैट इज लॉस्ट। ठीक है, और ये वही बात कि आप एक बड़े कंटेनर से छोटे ग्लास में पानी ट्रांसफर करेंगे तो इजाजत नहीं है उसकी, गार्बेज हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। पर अगर छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में आप कंटेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो बड़े कंटेनर में इतनी जगह होती है कि छोटे कंटेनर की तमाम बिट्स जो है, तमाम जो भी कंटेंट है वो पूरे का पूरा फिट आ जाएगा। तो ये आपको देखना होता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं और आया उस डायरेक्शन में मूव करने से कोई इंफॉर्मेशन लॉस्ट होगी कि नहीं होगी, उस चीज का आपने ध्यान रखना होगा। अब ये एग्जांपल देखें, int num1 is equal to 15, int num2 is equal to 4, int result is equal to num1 divided by num2। ये हम ऑलरेडी बहुत दफा बात कर चुके हैं, यहाँ बात करने को कोई बेहतर साधन नहीं। ठीक है, जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही होगा। num1 डिवाइडेड बाय num2 3.75 बनता है, वो 0.75 वाली चीज डिलीट हो जाएगी, सिर्फ 3 रह जाएगा और वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। अब आपके दो इंटीजर्स हैं 15 और 4 और इनका जो रिजल्ट है वो आप स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल रिजल्ट में जिसकी टाइप डबल है। ठीक है, अब याद रखें जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, स्टोर कहां पे हो रहा है भूल जाए अभी। अभी आपने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया है तो उसका जो पॉइंट वाला पार्ट है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 15 डिवाइडेड बाय 4 जब किया आपने तो रिजल्ट क्या आएगा 3। अब इस 3 को आप चाहे डबल के अंदर स्टोर कराएं, चाहे फ्लोट के अंदर कराएं, चाहे किसी चीज में कराएं, वो जो 3 पॉइंट के बाद वाली चीज थी वो तो गुम गई है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये भी एक अर्ली प्रोग्रामर की मिस्टेक होती है कि दो इंटीजर को अगर डिवाइड कर रहा है तो कहते हैं ठीक है मैं सिर्फ इसके रिजल्ट को स्टोर करा देता हूं डबल में तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। ऐसे नहीं होता। अगर दो इंटीजर डिवाइड किए तो उसका रिजल्ट इंटीजर होगा। अब उस इंटीजर को आप जहां मर्जी स्टोर कराएं वो डबल नहीं बन जाएगा। उसका जो 0.75 वाले से एग्जांपल में जो पार्ट था वो हमेशा हमेशा के लिए घूम गया। ठीक है, तो इसलिए आपको डिवीजन ही जब आप डिवाइड कर रहे तो यू हैव टू मेक श्योर कि num1 और num2 में से कोई एक जो है वो डबल या फ्लोट हो। ठीक है, अगर दोनों इंट है तो फिर रिजल्ट इंट ही होगा चाहे आप जहां मर्जी स्टोर कराते रहे। और तीसरा एग्जांपल है आपने दो डबल्स को डिवाइड किए हैं, डबल num1 is equal to 15 और डबल num2 is equal to 4। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा पॉइंट वाला पार्ट भी, क्योंकि दोनों डबल है तो रिजल्ट भी डबल होगा। तो 4 डिवाइडेड 15 बाय 4 क्या होता है 3.75। तो वो पूरे का पूरा आपके पास आ जाएगा। अब उसे आप स्टोर किस में करा रहे हैं रिजल्ट में विच इज एन इंट। तो फिर वो मसला आ गया। अगर आप रिजल्ट को डबल में स्टोर करते हैं यानी रिजल्ट की टाइप डबल होती है तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी आपको मिल जाती है। और क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराया है तो फिर जो 0.75 वाला पार्ट था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है मैथमेटिकल डिवीजन में। नंबर 1, जो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उनमें से दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट इंटीजर ही होगा, बस बाकी चीजें इग्नोर हो जाएंगी। तो अगर आपको डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी चाहिए
तो मेक श्योर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक वेरिएबल जो है या वैल्यू दैट शुड बी नॉन इंटीजर, या फ्लोट हो या डबल हो। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि स्टोर कहाँ पे हो रहा है, यानी रिजल्ट जो है वो डबल में था या फ्लोट में था, उसका डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट था, पर स्टोर आपने एक ऐसे वेरिएबल में करा दिया जो कि इंटीजर है, इंट है, तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जाया हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर आपको स्टोर भी किसी डबल में कराना पड़ेगा ताकि जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो कायम रहे, वो गायब ना हो जाए। ठीक है, और ये बात जो इधर करते हैं डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी वेरिएबल की जो हमने बात कर एक उसकी टाइप होती है, जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है उसकी भी एक टाइप होती है। और वो टाइप क्या होती है कि दो, यानी कोई भी ऑपरेटर है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे चीज होती है, उसकी राइट हैंड साइड पे चीज होती है, तो उनमें से जो बड़ा वेरिएबल होता है, ठीक है, वो टाइप फिर इवेंचुअली रिजल्ट की होगी। यानी इस जुमले का क्या मतलब है, इंट num1 और इंट num2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट इंटीजर होगा। ठीक है, और वेरिएबल छोड़ दें, अगर आप डायरेक्ट 3 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 3 और 5 इंटीजर्स हैं, तो इस केस में भी रिजल्ट जो है इंटीजर होगा। अगले एग्जांपल पे आ जाए जो मिडिल में है कि दोनों डबल है, num1 भी डबल है, num2 भी डबल है, तो अब अगर num1 डिवाइडेड बाय num2 करेंगे तो रिजल्ट भी डबल होगा। या फिर वेरिएबल छोड़ दें, अगर आपने वैल्यू लेफ्ट ली है 3.5 डिवाइडेड बाय 5.3, तो ये दोनों डबल वैल्यूज हैं, तो इनका रिजल्ट भी डबल ही होगा। और तीसरा जो एग्जांपल है कि num1 इंटीजर है, num2 डबल है, अब अगर आप num1 डिवाइडेड बाय num2 करेंगे तो इंट और डबल में से बड़ी चीज कौन सी है, डबल, तो जो रिजल्ट होगा वो कंपाइलर उसे एज ए डबल ट्रीट करेगा। और सेम गोस फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज कि आप अगर 3 डिवाइडेड बाय 5.0 कर रहे हैं तो 3 इंटीजर है, 5.0 जो है डबल है, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, डबल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। प्रमोशन रूल्स कि आपका प्रमोशन रूल का क्या मतलब है कि आपने अगर एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना है तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होगी कि नहीं होगी। यानी आप एक बाल्टी से ग्लास के अंदर पानी डाल रहे हैं तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होगी, अगर आप ग्लास से बाल्टी के अंदर डाल दें तो ग्लास में जो कुछ है वो सारे का सारा फिट आ जाएगा। तो प्रमोशन रूल ये है कि सबसे छोटा कैर होता है, फिर शॉर्ट, फिर अनसाइंड शॉर्ट, फिर इंट, फिर अनसाइंड इंट, फिर लॉन्ग इंट। कैर बाय द वे हमने नहीं किया, कैर कैरेक्टर है 1 बाइट का, या ऑन सम मशीन्स 2 बाइट का, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट है, फिर फ्लोट है, फिर डबल है, फिर सबसे बड़ा लॉन्ग डबल है। अब प्रमोशन रूल क्या है कि अगर आप डबल को फ्लोट के अंदर स्टोर कराएंगे तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, और अगर फ्लोट को डबल में स्टोर कराएंगे तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सिमिलरली इंट को अगर आप डबल में सेव करा रहे हैं कोई मसला नहीं, पर डबल की वैल्यू है उसे आप इंट में स्टोर करा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन लॉस होगी। तो आपने अगर कभी इंफॉर्मेशन, आपने कभी डिफरेंट टाइप से बीच में कन्वर्जन करनी है, यानी ये कन्वर्जन हाँ यानी इंट टू डबल या डबल टू इंट कर रहे हैं, तो इस प्रमोशन रूल से आपको पता लग जाएगा कि इंफॉर्मेशन लॉस होगी कि नहीं होगी। और बाय द वे ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आप 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा प्रोग्राम लिखेंगे उसके बाद हमेशा हमेशा भी आपको पता हो जाएगा, पता होगा कि क्या क्या रूल है। बेसिकली ये याद करने वाली चीज नहीं, ऑटोमेटिकली याद होती है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, वो क्या है कि अभी तक जो हमने बात की थी, आज ये प्रोग्राम देखें, नीचे जो लिखा हुआ है 8 क्लास साइज इक्वल टू 15, 8 टोटल मार्क्स इक्वल टू 455, सी आउट टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय क्लास साइज, क्या रिजल्ट होगा? 9.1 किसने कहा? कौन था? जी आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों इंटीजर हैं तो फिर 9 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, फिर सिर्फ होल नंबर ही रहेगा, तो यानी इसका रिजल्ट फिर होगा 9। ठीक है,
ये क्लियर है? पर आपके जो भी एवरेजेस कैलकुलेट करनी होती है वो तो पॉइंट्स में होती है, और पॉइंट्स में आपका ग्रेड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी 9.5 है और मैं उसे प्रोग्राम ऐसा लिखूं कि वो 9 रह गया है, तो शायद आपका ग्रेड ही चेंज हो जाए। तो आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? ऊपर की तरफ होगा तो आप कर लेंगे, नीचे की तरफ चेंज हो रहा है तो फिर पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, जहां पे आपको मसला नजर आ गया है, इसका सोल्यूशन क्या है? यार एक मिनट, एक्सप्रेशन जो है, हमने क्या है कि एक्सप्रेशन में अगर दोनों वैल्यूज इंटीजर्स हैं तो फिर रिजल्ट भी इंटीजर होगा। सही है? अब मैं कहता हूं कि वेरिएबल टाइप आपने चेंज नहीं करनी है, यानी क्लास साइज जो है वो 50.5 तो नहीं ना हो सकता, क्लास साइज 50.1 भी नहीं हो सकता, क्लास साइज इंटीजर ही होता है। और टोटल मार्क्स जो है वो मैं पॉइंट्स में नहीं देता, मेरे मार्क्स जो होते हैं या तो 1 नंबर होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, 1.1 1.5 1.6 ऐसे नहीं होगा। तो फिर मार्क्स भी इंटीजर है, तो फिर हल क्या है इसका? जल्दी से आपके दिमाग के टॉप पे जो सोल्यूशन आती है वो बताएं, बताएं क्या हो सकता है? मैंने क्या है कि दोनों इंटीजर है, मार्क्स भी इंटीजर है, क्लास साइज भी इंटीजर है। अब आप क्या करेंगे कि रिजल्ट को जबरदस्ती आपने फ्लोट करना है या डबल करना है? हाँ, क्या करेगा वो? डबल डबल रिजल्ट इज इक्वल इन क्लास साइज और क्लास टोटल मार्क्स। तो दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो उसकी टाइप क्या होगी रिजल्ट की? इंटीजर ही होगा, उसे चाहे आप डबल में स्टोर कराएं, चाहे फ्लोट में कराएं, चाहे किसी और चीज में कराएं, रिजल्ट डबल आ रहा है, सॉरी रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, तो आप जहां मर्जी स्टोर करें वो डबल नहीं हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है। ठीक है, हाँ जी, कोई और सोल्यूशन? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय क्लास साइज, मैं इसके साथ कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता हूं कि उसका जो ओवरऑल वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना है और उसकी टाइप बदल जाए? बताएं। चले मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है, उस पर आपके पास कोई नंबर है, उसके बाद कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं जिसके बाद वो नंबर चेंज ना हो, वही रहे? आपके पास 10 है, उसे मल्टीप्लाई बाय 10 करें, नंबर चेंज होगा? यस, वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 करें, 0 हो जाएगा। तो क्या चीज इसमें ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे वैल्यू चेंज ना हो? एक 0 ऐड कर सकते हैं, और कोई और तरीका है? किससे? एक क्लास, हाँ जी, 1 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। आप अगर 0 ऐड करते हैं तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट आना था वो तो वही रहेगा ना, जहां पे आप मल्टीप्लाई में 1 करते हैं तो फिर भी वही रहेगा। ठीक है, तो फिर फायदा कोई आपको नजर आता है मल्टीप्लाई में 1 करने का? अगर मैं मल्टीप्लाई में 1.0 करूं फिर क्या होगा, क्या चेंज होगा? क्लास देखें, अगर मैं टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय 1.0 करूं, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाय 1 हो रही है तो रिजल्ट की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि वो 1.0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.0 देख के कंपाइलर कहेगा कि इन तीनों वैल्यू में से ये डबल वैल्यू है, तो इसलिए जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं होगा, वो डबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक ऑप्शन है आप मल्टीप्लाई में 1.0 करते हैं तो फिर जो रिजल्ट है वो डबल आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, उसके डाटा टाइप दोनों इंटीजर्स हैं, अब मैं मल्टीप्लाई में 1.0 किए तो वो डबल हो गया, फिर रिजल्ट में डबल आएगा, रिजल्ट डबल आएगा। पर उसमें अब एक और सवाल है मेरा, एक ऑप्शन है कि आप करें टोटल मार्क्स
डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय 1.0। एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.0 डिवाइडेड बाय क्लास साइज। इन दोनों में कोई फर्क नजर आता है आपको? यानी आपने मल्टीप्लाई बाय 1.0 ही किया है, पर एक चीज में 1.0 एंड पे आ रहा है और एक में 1.0 टोटल मार्क के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? 1.0 पहले क्लास साइज के साथ डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई। नहीं, मल्टीप्लाई करना है। क्लास में इधर लिख देता हूं ताकि आप सारों को नजर आ जाए। सवाल ये है कि इसमें क्या फर्क है। लेट्स सपोज ये मार्क्स है मल्टीप्लाई बाय 1.0 डिवाइडेड बाय क्लास साइज। एक ये चीज हो सकती है। दूसरी हो सकती है मार्क्स डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय 1.0। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यानी मल्टीप्लाई बाय 1 करने वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा, डेटा टाइप में कोई फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा? क्लास साइज पॉइंट्स में होगा? नो। क्लास एक रूल याद रखें, ठीक है? जब आप पहले वाले में क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, सॉरी नीचे वाले में इधर क्या हो रहा है, सबसे पहले मार्क्स डिवाइड हो रहे हैं क्लास साइज के साथ, ठीक है? दोनों इंटीजर हैं, रिजल्ट क्या होगा? इंटीजर। पहले इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर वो मल्टीप्लाई बाय 1.0 होगा। और द थिंग इज कि अगर इसका रिजल्ट इंटीजर में निकला है तो इंफॉर्मेशन तो स्टेप पे गुम गई। समझ आइए? ऊपर वाले पे है जहां पे पहले m टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1.0 से, व्हिच मींस कि इसका जो रिजल्ट है वो अब डबल है। कंपाइलर कह रहे हैं कि मार्क्स को आपने मल्टीप्लाई बाय 1.0 किया है तो इसके रिजल्ट को जबरदस्ती वो एज अ डबल ट्रीट करेगा। अब उस डबल वैल्यू को जब आप क्लास साइज से डिवाइड करेंगे तो डबल और इंटीजर की डिवीजन होगी तो रिजल्ट डबल में होगा, तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। पर निचले वाले एग्जांपल में क्या था कि क्योंकि पहले आपने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया है तो अब उसका रिजल्ट भी इंटीजर आ गया। अब उससे आप बेशक मल्टीप्लाई कर लें 1.0 से, इंफॉर्मेशन आपकी लॉस हो चुकी है। और बाय द वे ये हमने पहले भी कहा था, गॉड का रूल क्या है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, ठीक है? इसलिए मसला होता है। अगर ब्रैकेट इस्तेमाल किए होते हैं और पहले 1.0 से मल्टीप्लाई हो गया अगर किसी तरीके से तो फिर नीचे भी मसला नहीं था जी। इसका मैं असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दूंगा ताकि पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, पर इसका ध्यान रखना है। तो एक ये तरीका है, ठीक है? ये बाय द वे होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है कि एक वैल्यू इंटीजर है और एक डबल है तो कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेता है कि क्योंकि डबल बड़ा है तो इस डिवीजन का रिजल्ट भी डबल में होना चाहिए। जब एक ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक और इम्प्लिसिट होती है कन्वर्जन कि आपका int x इक्वल टू 3.5, तो 3.5 डबल है पर क्योंकि आप स्टोर इनटू इंटीजर करा रहे हैं तो कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इंटीजर। यहां पे डबल x इक्वल टू 3, तो 3 इंटीजर है पर क्योंकि आप डबल में स्टोर करा रहे हैं तो कंपाइलर उसे स्टोर करने से पहले कन्वर्ट कर देता है उसकी टाइप को। तो ये इम्प्लिसिटली हो रहा होता है। सही है? ये क्लियर है? इसके अलावा आप जबरदस्ती भी कंपाइलर को कह सकते हैं कि तुमने जहां पे कन्वर्जन करनी है मैथ में क्या उसका वो फिर एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है। उसका एग्जांपल क्या है ये देखें, int class size equal to 50 integer, int total marks equal to 455 integer। अब आप क्या कर रहे हैं, सी आउट डबल ब्रैकेट्स के अंदर टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय डबल ब्रैकेट्स के अंदर क्लास साइज। इस चीज का क्या मतलब है?
इसका मतलब है आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स जो है उसकी टाइप इंटीजर है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसे जबरदस्ती ट्रीट करो एज ए डबल। क्लास साइज इसकी टाइप इंटीजर है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसे ट्रीट करो एज ए डबल, जबरदस्ती। अब इस डिवीजन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? दो डबल्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट वाला पार्ट भी आ जाएगा, वो डबल रिजल्ट होगा, यानी 9.1 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुए? ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है कि आप कंपाइलर को खुद कह रहे हैं कि ये वेरिएबल जो है इसको तुमने ट्रीट करना है एज एन इंटीजर या एज अ डबल या एज अ फ्लोट, जो भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, एक और सवाल, आपने टोटल मार्क्स और क्लास साइज दोनों को कास्ट किया इनटू डबल, दोनों को कास्ट करना लाजमी था? हाँ हाँ जी, आपका क्या ख्याल है? आप करना क्या चाह रही हैं? आप चाह रही हैं कि रिजल्ट के अंदर पॉइंट वाला पार्ट आ रहा हो, वो कब आएगा? देखिए याद रखें, अगर दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, उनमें से अगर एक वैल्यू डबल है तो रिजल्ट डबल होगा। ठीक है, तो अगर क्लास साइज या टोटल मार्क्स में से किसी एक को भी आपने इस एग्जांपल में डबल कास्ट कर दिया है, तो फिर दूसरे को करना लाजमी नहीं है। अगर एक डबल हो गया तो रिजल्ट भी डबल ही होगा, स्क्रीन के ऊपर 9.1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आज थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व किस्म का लेक्चर था। ठीक है, आज हमने काफी ज्यादा मटेरियल कवर कर लिया है। ठीक है, और ये इसकी मैं असाइनमेंट दूंगा तो वो खुद करना, ठीक है, किसी और के साथ कॉपी ना करना, ताकि ये कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि कास्टिंग आगे और भी काफी जगहों पे आएगी। और ये एक्सप्रेशन वाली हमने बात की थी कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल की टाइप की वजह से एक्सप्रेशन की टाइप भी डिटरमिन होती है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट फिंगरटिप्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, इस स्लाइड को भी देख लेना, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद कोई सवाल होगा तो फिर आप काफी में मेरे पास आ सकते हैं या मेरे साथ में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ जी, एनी क्वेश्चन जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं चैट विंडो में आप सवाल लिख लिया करें। ठीक है, नहीं है, ऑल राइट क्लास, थैंक यू, टेक केयर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं।